कश्मीरी पंडितों ने अपना घर द्वार क्यों छोड़ दिया था। तो ये सब की शुरुआत होती है 1982 से, जब फ़ारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद की शपथ मिली क्योंकि उसके पापा का निधन हो गया था। और 1983 में फ़ारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग जीत ली थी। इन 1984 फ़ारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के इंदिरा गांधी के बीच में काफ़ी ग्रोनिंग बढ़ गई थी, और जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि 84 में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। गुलाम मोहम्मद शाह, जो फ़ारूक अब्दुल्ला के जीजा थे, उन्होंने एनसी पार्टी के 13 लेजिस्लेटर्स के साथ और कांग्रेस के 26 लेजिस्लेटर विधायकों के साथ मिलकर अपनी खुद की पार्टी बना ली और फ़ारूक अब्दुल्ला को बाहर निकाल दिया। यह सत्ता परिवर्तन का कश्मीरी लोगों ने काफ़ी विरोध भी हुआ था उस टाइम पे, और धरना प्रदर्शन भी हुए थे। गुलाम मोहम्मद शाह ने 1986 में एक फ़ैसला लिया कि जम्मू का जो एक प्राचीन मंदिर था उसे तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। गुलाम मोहम्मद शाह के इस फैसले के खिलाफ काफ़ी कश्मीरी पंडितों ने विरोध किया था, और जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि जम्मू के कुछ राज्य, कुछ जगहों पर और सोपोर में राइट्स हो गए, वहाँ दंगे हो गए थे और कश्मीरी पंडितों की हत्या खुलेआम होने लग गई थी। एक्चुअली में कश्मीरी पंडितों की हत्या होना वहाँ पर काफ़ी नॉर्मल था, बिकॉज 1947 से देखोगे आप तो वो लोग की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर रैपिडली कम हो रही है। ठीक है। और जब अयोध्या मंदिर का ताला खुला गया था तब भी अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों और उनके मंदिरों पर हमले होने लग गए। वो लोग के अंदर बस इस बात का गुस्सा था, कश्मीरी पंडितों के ऊपर उन्हें सिर्फ गुस्सा था या फिर जलन, ग्रजेस बोल सकते हो, कि कुछ और वहाँ पर कहाँ और जगह पे अगर हिंदुओं के मंदिर खुल रहे, अयोध्या में एक मंदिर खुल रहा है, तो वो लोग को यहाँ पर कश्मीरी पंडितों पे भड़ास निकालनी थी। अगर इंडिया मैच जीतता है, पाकिस्तान हारता है, तो भी कश्मीरी पंडित को ही मारा जाता था वहाँ पर। और ये सबको देखते हुए 12 मार्च 1986 को जो राज्यपाल थे जगत मोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया, और फर्स्ट टाइम कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा था। 1987 का चुनाव, लोकसभा चुनाव काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सब चीज़ में। और लोकसभा चुनाव के पहले ही फ़ारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन कर लिया था, जिसका कश्मीरी लोगों ने काफ़ी कंडेम किया और काफ़ी निंदा की गई थी इसका, क्योंकि फ़ारूक अब्दुल्ला वो सेकेंड इंसान थे गुलाम मोहम्मद शाह के बाद जो कांग्रेस के सामने झुक गए थे। और इसका फ़ायदा मिला MUF, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को, और वो काफ़ी एक पावरफुल पार्टी बन के निकली थी कश्मीर में। MUF से मोहम्मद यूसुफ जो कैंडिडेट थे, और NC से गुल मोहुद्दीन शाह उम्मीदवार थे। वोटिंग का टाइम आया और वोटिंग का रिज़ल्ट आता है, उसमें NC और कांग्रेस को 66 सीट मिलती है और MUF को 4 सीट मिलती है। इसके बाद अलगाववादी लोगों ने NC और कांग्रेस के ऊपर इलेक्शन में धांधली का, स्कैम का आरोप लगाया था, और जब ये डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा होने लगा लोगों के द्वारा, तो मोहम्मद यूसुफ को जेल में डाल दिया गया था। लगभग 20 महीने तक उसे जेल में रखा गया, और जब वो जेल से बाहर निकला तो उसने आतंकवादी का रास्ता चूज़ कर लिया था, और वो हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना बनकर, सैयद सलाउद्दीन बनकर बाहर निकला, और उसका जो पोलिंग एजेंट था उसका नाम था यासिन मलिक, जो आगे JKLF का चीफ बनता है। JKLF के कुछ प्रमुख नाम है हमीद शेख, अशफाक वामी, जावेद अहमद मीर और यासिन मलिक। JKLF ये वही ग्रुप है जो कश्मीर में रिवाइव किया था उन लोगों को प्रोवोक किया था, वहाँ के नॉर्मल सिटीजन को प्रोवोक किया था, उस्काया था, और उन्हें हथियार उठाने के लिए प्रोवाइड करवाता था। हथियार वो सप्लाई भी करता था और लोगों को भड़का के हथियार उठवाता भी थे। ये JKLF का मेन ग्रुप था जो ये काम किया। वो टाइम पर कश्मीर से पिंडी पिंडी की आवाज़ लगाते हुए एक बस भी चलती थी काफ़ी, जो रावलपिंडी तक जाती थी, जिसमें जाने से रावलपिंडी में नॉर्मल लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, हथियार कैसे चलाने हैं, उनका यूज़ कैसे करना है। 1988 आते आते कश्मीर में मुस्लिम कट्टरपंथी बहुत बढ़ गई थी,
और सिनेमा घर, वीडियो लाइब्रेरी और बार, ये सब जगह पे वो लोग की एकदम निगाह बनी रहती थी। ये हमेशा वो लोग के निशाने पे रहते थे। इलेक्शन का टाइम आया तो अलगाववादी लोगों ने एक नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है, और JKLF ने इस कहा कि कश्मीर छोड़ो। 14 सितंबर 1989 को पहला कश्मीरी पंडित की हत्या हुई थी, जो भाजपा के अध्यक्ष भी थे और एक वकील भी थे, जिनका नाम है टीकालाल टपलू। और वहाँ पर गली गली में कुछ नारे भी लगते थे, जैसे कि रालिब गालिब चालिब, हमें पाकिस्तान तो चाहिए पर कश्मीरी पंडितों के बिना, पर कश्मीरी पंडितों की औरतों के साथ। वहाँ पर मस्जिदों से ऐसे ऐलान होते थे कि कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। ये सब बातें बोलने का बस एक ही रीज़न है कि वहाँ पर खुलेआम हत्या हो रही थी, खुलेआम ऐसे नारे लग रहे थे, धमकी दी जा रही थी कश्मीरों को। उस टाइम भी सरकार और मीडिया चुपचाप बैठी रही। टीकालाल टपलू की हत्या के बाद और कश्मीर में ये नारों का खौफ ऐसा बन गया था लोगों में, उसका बेस्ट एग्जांपल यही है। उनका जो लड़का था मोहनलाल टपलू, उसने न्यूज़पेपर में एक अपील कराता है कि उसे उसके पिताजी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाना है, ठीक है, उसे जाने दिया जाए और वापस से आने दिया जाए। उसके बाद 4 नवंबर 1989 को नीलकंठ गुंजा की हत्या होती है। जो जज थे उन्होंने JKLF के एक आतंकवादी मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाई थी, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन JP सिंह की सरकार में जो मुख्य होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उनकी बेटी रुबिया सैयद का अपहरण कर लेते हैं और सरकार से 5 JKLF के आतंकवादी को छुड़ा लिया जाता है। और जो कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट जॉब करते थे या फिर IB के लिए काम करते थे, वो लोग को हमेशा निशाने पे रखा जाता था। 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से एक न्यूज़पेपर आफ्ताब में बोला गया था, एक फरमान छपा दिया गया था धमकी भरा, स्पेशली फॉर द कश्मीर पंडित, कि कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। ऐसी हालत देखते हुए जगमोहन को फिर से जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बना दिया गया, जो कि पहले भी 1984 से 1989 तक के गवर्नर रह चुके हैं। ये फैसलों का विरोध करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया और इंग्लैंड में चला गया। अलगाववादियों को पसंद नहीं आया जगमोहन की वापसी कश्मीर में, तो उसके अगेंस्ट में वो लोग ने कश्मीरी लोगों पर और अत्याचार करने लग गए। वो लोग कश्मीरी पंडितों के बाहर, घर के बाहर ऐसे लेटर छपाते थे, लिख कर, अपने हाथों से लिख कर चिपका देते थे धमकी भरे, जिसमें उस परिवार की पूरी इन्फॉर्मेशन, उसके बच्चे कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, उन्हें कहाँ से मार देंगे, कैसे मार देंगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन ऐसा छपा देते थे कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो हम आपको ऐसा मार देंगे। ऐसा धमकी दी जाती थी। और नॉर्मली वहाँ पर पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को गोली मार देते थे। वहाँ पर जो भी हिंदू औरतें मिलती थी उसका अपहरण हो जा रहा था और उसका रेप करने के बाद उसे मार दिया जाता था, जिनका कोई अता पता नहीं है। उनके घरों में घुसकर, जो IB के लिए काम करते थे उनके घरों में घुसकर मार दिया जाता था। उनके रातों रात उनके घर जला दिए जाते थे, डरा दिया जाता था इतना। इवन उनको पुलिस वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहे थे। ना हॉस्पिटल में पंडितों का इलाज हो रहा था, कोई इलाज करने के लिए रेडी नहीं था, ना कोई राशनिंग दे रहा था। मतलब वहाँ साफ मना कर दिया गया था कि भाई काफिरों को कोई मदद नहीं की जाएगी। तो इस तरह परेशान होकर कश्मीरी पंडितों ने लगभग 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का कुछ है, 19 जनवरी को कश्मीर छोड़ दिया और कैंप में रहने के लिए चले गए। देश की आज़ादी के बाद 1947 के अलॉटमेंट के बाद ये दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा अलॉटमेंट था। और इसके बारे में ना ही सरकार बोलती है, ये पलायन के बारे में ना ही कभी कांग्रेस की सरकार ने उस टाइम पे बोला, ना उस टाइम की मीडिया ने बोला। ये बात को जितना हो सके उतना दबा के रखा गया। और ऐसा नहीं था कि इतने लोगों के जाने के बाद कश्मीर में सब नॉर्मल हो गया था, जैसा कांग्रेस ने कुछ बयान दिए थे उस टाइम पे कि अभी सब सही हो गया है।
ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 13 फ़रवरी 1990 को दूरदर्शन के जो डायरेक्टर थे लासा कौर, उनकी हत्या कर दी जाती है JKLF द्वारा, या वहाँ के आतंकवादी बोल सकते हो। 1 मार्च जो रेडियो ऑफ कश्मीर के निर्देशक PN हांडू की हत्या होती है। इतना सब होने के बाद भी कश्मीर में कुछ ठीक नहीं था। इनफैक्ट कुछ महीनों बाद भी, जैसे लोगों की हत्या होना, औरतों के साथ अगवा करके उनका बलात्कार होना, उनका मर्डर हो जाना, ये नॉर्मल बात था। एक और इंसिडेंट है जून का 1990 का। एक लेडीज़ थी गिरजा टिकू नाम की, जो कश्मीर की यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन का काम करती थी, और अलॉटमेंट के टाइम उसने कश्मीर छोड़ के निकल गई थी बाहर। उसको कुछ महीनों जून में एक फ़ोन आता है उसके ही साथ ही काम करने वाले लोगों का। वो बोलते हैं कि यहाँ पर अभी सब नॉर्मल हो गया है, तेरी सैलरी आ गई है, तू आके प्लीज़ अपनी सैलरी कलेक्ट कर ले और यहाँ पर आके रहना चालू कर दे, सब नॉर्मल है। और जब वो लड़की यहाँ से जाती है तो बस में ही उसको उतार कर उसका अपहरण कर लेते हैं 5 लोग अपहरण करने के बाद उसका रेप होता है। रेप होने के बाद उसको चेन 100 से ज़िंदा काट दिया जाता है। मशीन, जो लकड़ी काटने के लिए मशीन होती है, उसमें ज़िंदा उसकी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ये दर्द किसको नहीं लगता है? ये औरत के साथ इतना काट दिया गया, उसको किसको तकलीफ़ नहीं हो रही है? पर हाँ, कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ़ होती है कि भाई खाने के बाद उनके पीनस में दर्द दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे दर्द दे रहा है तो ये जाके ठीक कर देंगे। कैंप में रहने वाली औरतों जो कश्मीर से आए थे, वो लोग की हालत इतनी ख़राब थी, वो मेंटली और फिज़िकली इतने परेशान हो चुके थे कि 40 ईयर्स से पहले ही उन्हें मेनोपॉज़ हो गए थे। कुछ को तो 34 एज की टाइम भी हो गए थे मेनोपॉज़। 1990 को 90 से लेके 97 तक के अराउंड 800 कश्मीरी पंडितों के बच्चे मिले जो मेंटली इल थे, मेंटली डिस्टर्ब पाए गए थे। 2008 का एक कांड है, बाटला हाउस का आतंकवादी जो थे उनका एनकाउंटर करती है 2 आतंकवादियों का हमारी आर्मी। तो उसमें सोनिया गांधी बहुत कुछ बोला था उन आतंकवादियों के लिए। तो यहाँ पर उनको लगा नहीं कि 4 से 5 लाख लोगों के साथ हो रहा है तो उसके लिए बोला जाए। जब हमारे देश में कश्मीरी पंडित पर इतना अत्याचार हुआ तो कांग्रेस, मीडिया सब चुपचाप बैठे थे। और जब कोई आर्मी कोई आतंकवादी को मारती है जिसके पास पाकिस्तानी वेपन, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आता है, तो यही समुदाय के लोग, यही पार्टी के लोग आर्मी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं कि आर्मी ऐसा क्यों मारा, वो नॉर्मल इंसान था। तो यहाँ पर ये लोग का डबल स्टैंड क्यों होता है? ये बात देखो पिक्चर की बिल्कुल नहीं है, ये बात है सिर्फ मुद्दे की। मतलब जो 60 ईयर्स से राज कर रही है वो सरकार ये मैटर के लिए कहाँ जाती है? ये हमेशा वो सरकार ने मैटर को दबा के रखना चाहा। आज एक पिक्चर के माध्यम से अगर ये बातें बाहर आ रही है कि वो लोग के साथ कितना अत्याचार हुआ था, तो वो लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए पिक्चर को ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा है, ये हेट फैला रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि ये मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना देखें, इस पर यकीन ना करें। आप लोग ही सोचो, यासीन मलिक जैसा आतंकवादी, ना जाने वो कितने लोगों को मारा था। हमारे एयरफोर्स के जवानों की हत्या कर दी गई थी खुलेआम, यासीन मलिक ने किया था। उसको प्रधानमंत्री उस टाइम के बुलाते हैं दिल्ली में, उससे बात होती है, उसके साथ फ़ोटो निकाल रहे हैं। उसे यूथ आइकॉन माना जाता है कश्मीर का, मसीहा था वो कश्मीर का। जो खुद कबूल रहा है, आपकी अदालत ऐसी जगह पे खुद बोला है कि मैंने मारा वो लोग को, तो उसे फांसी चढ़ाने के बदले उसे नेता की पदवी दी जा रही है। अगर यही सिस्टम चलता रहा तभी तो आज कोई क्राइम करने वाले के अंदर डर ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला जब बोला मैंने मारा तो सरकार उसे नेता बना रही है। तो रेप करने वाला रेप करेगा ही, वो क्यों अपने आप को रोकेगा? बोलेगा सब साले 20-25 को मारने वाले को जब फांसी नहीं होती तो हमारे को क्या होगा? ये सिस्टम का लूप होल बोल सकते हो, बातों को दबाया जाता है। पर औरतों, कश्मीरी पंडितों की औरतों का रेप करना वॉज लाइक नॉर्मल बात है, जैसे सांस लेना, जो पसंद आ गई उन्हें उठा लिया जा रहा है। लोगों को धर्म के नाम पर मार रहे हैं। ऐसा नहीं कि कश्मीरी पंडितों को 82 से ही मारा गया था,
जैसे कि 1947 के टाइम कश्मीरी पंडितों की आबादी 15% थी, और उसके बाद कश्मीर में 1981 को ये आबादी 5% पे आ गई थी। और 2015 के एक सर्वे के अनुसार सरकार ने खुद बोला था कि कश्मीर में 808 परिवार रहते हैं, जिन लोगों की कुल संख्या 3445 है। बस इतने पे आ गई। ये रैपिडली इतना कम क्यों हो रही है कश्मीरी पंडितों की? ख्याल से स्टार्टिंग से हो रहा है अत्याचार, बट ऑफिशियली इन्हें काफिर घोषित कर दिया गया था 1985 के बाद। और काफिरों की हत्या करना इन लोग को इनकी मजहबी बुक में ही सिखाया जाता है कि काफिरों को मार देना चाहिए। इनको काफिरों को मारने की आज़ादी मिलती है, और बोल सकते हो कि जब तक ये काफिरों वाली मेंटेलिटी ये लोग ड्रॉप नहीं करेंगे, तब तक कश्मीर क्या, मतलब कश्मीर इंडिया, यहाँ पर शांति नहीं, पूरे देश में शांति नहीं आने वाली जब तक ये लोग कश्मीर की ये जो काफिरों वाली मेंटेलिटी ड्रॉप नहीं करने वाले। हम भूल नहीं सकते कि उन लोगों के साथ हुआ क्या है, हम नहीं भूल सकते। सोचो जिनके साथ हुआ है वो कैसे भूल जाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। जस्ट बिकॉज वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा रेप हो जा रहा है,